अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों का सफ़र लेके आज मैं पहुंचा हूं डिस्ट्रिक्ट स्वात में। जी हाँ, स्वात में। स्वात का नाम सुनते ही आप तो कह रहे होंगे कि पहाड़ों का सफ़र पहुंच गया स्वात में। स्वात के बारे में तो बेशुमार पूरे पाकिस्तान को, तकरीबन क्या वर्ल्ड को भी पता है। यहाँ बेशुमार खूबसूरती है, जैसे कि मालम जब्बा हो गया, कलाम हो गया, नया जो पॉइंट एक्सप्लोर हुआ गैबिन जब्बा हो गया। इसी के अलावा ख्वाजा खेला की मुख्तलिफ साइट्स हैं, मैंगोरा है जहाँ पर आपको हर वक्त रौनकें मिलती हैं दरियाए स्वात। लेकिन मैं आपको ले जाऊँगा उन एरियो में जो अनएक्सप्लोर्ड थे, उन टूरिस्ट के लिए जो तो स्वात तो आते हैं लेकिन ये खूबसूरत नज़ारे मिस करते हुए आगे गुजर जाते हैं। क्योंकि मैं आपको लेके जाऊँगा मरगज़ार में, जो एक खूबसूरत मकाम है। और ख़ास करके हम आपको बताएंगे कि स्वात के लोगों ने 3000 साल पुराना जो कल्चर है आज तक जिंदा किया हुआ है। इनके हाथों से बनाई गई शाल पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे एक म्यूज़ियम जिसमें 3000 साल पुरानी सकाफत और तहजीब को एक कमरे में इकट्ठा किया गया है। और ख़ास करके क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर यूसुफज़ई ट्राइब आबाद है, तो उन दौर में जो अदवार गुजरे वाली स्वात के और उससे पहले कौन से हथियार यूज़ होते थे, क्योंकि यहाँ पर सिखों के ख़िलाफ़ अच्छी खासी रेजिस्टेंस शो हुई है, उसके बारे में भी बताएंगे। आज के प्रोग्राम में आपके लिए बहुत कुछ है। आप रहें पहाड़ों के सफ़र के साथ। स्वात की तारीख पर नजर डाली जाए तो इसका जिक्र किदमी कुतुब में मिलता है, जिसमें इस इलाके को संस्कृत लफ्ज़ ओदियाना लिखा गया है, जिसके मानी गुलिस्तान के हैं। स्वात किदमी तहजीब और सकाफत और आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले सियाहों के लिए भी तवज्जो का खास मरकज है। स्वात की सरजमीन पर सिकंदर आजम से लेकर महमूद गजनवी तक कई जंगजू भी गुजरे हैं। 1926 में अंग्रेज दौर में स्वात के बानी कुल अब्दुल वदूद को वाली स्वात तस्लीम किया गया। उन्होंने स्वात को एक फलाई रियासत के तौर पर जदीद तकाज़ों से आमाहंग किया। जी, इस वक्त हम स्वात में हैं, पहाड़ों के सफ़र में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, हिस्ट्री को फोकस करेंगे स्वात की, क्योंकि स्वात वैसे तो सियाहती मकामात बेशुमार हैं और आम टूरिस्ट को पता भी है। बेशुमार टूरिस्ट यहाँ पर आते भी हैं और एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत वादियों को। लेकिन हम स्टार्ट लेंगे वाली स्वात के दौर में, यहाँ पर क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है। और उन्हीं के फैमिली के शहजादे हमारे साथ मौजूद हैं, शहजादा शेरयार अल अमीर ज़ैब साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, हिस्ट्री को फोकस करेंगे, डेवलपमेंट को फोकस करेंगे। जी सर, बताइएगा, जब हम स्वात बेसिकली क्या है, बात हम कर रहे हैं वाली स्वात के दौर की, तो लोगों को ये पता लगे कि स्वात में किस तरह का एक दौरे हुकूमत रह चुका है। इसलिए बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितने लोग हैं जो यहाँ नहीं आए हैं, वो ये समझते हैं कि स्वात जो है वो भी दीर, बाजौर, वज़ीरिस्तान इन जगहों की तरह है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उनको फिर पता लगता है कि स्वात में और इन इलाकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1947 में स्वात ऑब्वियसली ऑप्ट किया था पाकिस्तान के लिए। और मेरे जो परदादा थे, पहले वाली जो थे मियां गुल अब्दुल वदूद, उन्होंने एक तो मुस्लिम लीग के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की थी, उनको फाइनेंशियल एड दी थी। और फिर जब रेफ्यूजीज़ कराची में आए तो उन्होंने उस वक्त 3 लाख रुपए कायद-ए-आज़म रेफ्यूजी फ़ंड में भी दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक स्पिटफायर एयरक्राफ्ट उन्होंने अपने पैसों से भी लिया था। यहाँ की हुकूमत में और दीर, चतराल और इन हुकूमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यहाँ पे एजुकेशन 1920s में शुरू हुई थी, बिकॉज स्वात जो है वो सबसे आखिरी स्टेट था जो ब्रिटिश ने रिकग्नाइज किया था। उसके बाद कोई नया स्टेट नहीं बना था। लेकिन यहाँ पर जब वो लोग आए, और ख़ासकर मेरे परदादा जो थे, हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको भी ये अंदाज़ा था कि एक इलाका या एक कौम या लोग तभी तरक्की कर सकते हैं जब वहाँ पर तालीम आएगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने तालीम की बुनियाद रखी। सोशल वेलफेयर स्टेट कैसी थी सर? और ख़ास करके उसमें एक और क्वेश्चन भी साथ ले लीजिएगा कि क्विक जस्टिस 19 की दहाई में एक नफाज शरीयत का हुआ कि स्वात के लोग क्विक जस्टिस चाह रहे हैं, वो आगे चल के चलें कुछ और शक्ल इख्तियार कर गया था। लेकिन कह रहे हैं कि वाली स्वात के दौर में इंसाफ था, कोई अदालती सिस्टम था, पंचायत था, उजरा सिस्टम था, क्या था?
देखिए पहली बात तो ये, पहली आपने जो पूछा सोशल वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना। सोशल वेलफेयर स्टेट में आपकी तालीम मुफ्त होती है, आपका हेल्थ केयर मुफ्त होता है, आपको स्विफ्ट जस्टिस मिलता है, पैसे आपके इतने नहीं लगते थे, 10 या 5 पैसे के एक कागज़ पे आप एक एप्लीकेशन लिखते थे, आपके जो भी मसला होता था हफ्ते के अंदर अंदर वो हल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिए एक लोगों के अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी थे, तो जो कानून बना था वो शरीयत, कस्टम्स, ट्रेडिशंस तीनों को मिला के बना था और लोगों की मर्जी से बना था। और फिर उनको ये बताया गया था कि ये कानून आपकी मर्जी से लगा है, तो कल जब ये आप पे लागू होगा तो आपने इसका आपने यू हैव टू अबाइड बाय इट। ये बात थी और जल्दी फैसले होते थे। और जहाँ तक अमन व अमान की बात है, तो अगर आप 60s के फिल्में देखें या लेट 50s की फिल्में देखें तो ज़्यादा आपकी फिल्में जो थी वो स्वात में ही बनती थी। रोड टू स्वात बड़ी मशहूर। बिल्कुल। लोग यहाँ इसीलिए आते थे कि यहाँ उनको तहफ़्फ़ुज़ था, यहाँ के लोग नरम थे। अच्छा सर, जब हम देखते हैं कि सुनहरी अरूफ में अगर आपसे हम पूछें कि वाली सवात का दौर कैसा था, तो ये 2 जुमलों में कैसे उसको आप समअप करेंगे? मतलब 2 जुमले में तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो एक डिक्टेटरशिप ही थी अगर आप उसको देखें, लेकिन एक बेनेवलेंट डिक्टेटरशिप थी। बिकॉज अगर आप ये पुरानी आर्काइव्स में जाके देखें और आपको ये पता लगे कि स्वात की रियासत की आमदन उस दिनों में क्या थी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस थोड़े से आमदन में भी वो एक पाई जो है वो इन लोगों पे ही लगी है। लोग अक्सर, मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे साथ बर्न हॉल में कराची में पढ़ते थे, वो कहते हैं कि हम स्वात आएंगे तो आप हमें अपने महलात दिखाइएगा। तो मैंने कहा कि पता नहीं, अगर आप 10 कमरे के घर को महल कहते हैं तो वो मैं दिखा दूंगा, बाकी हमारे यहाँ महलात नहीं है। महलात आपने देखने तो आप भावलपुर जाके देख लें या आप हैदराबाद जाके देख लें। यहाँ पर जो, हालांकि स्टेट 1969 में मर्ज हुआ है और वाली साहब का इंतकाल 1987 में हुआ है, लेकिन अभी भी आप किसी से बात करें तो वो उनके अच्छे अल्फाज में उनको याद करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। बिकॉज देखिए, जब आप घर बनाते हैं तो घर बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा या आपकी सबसे ज़्यादा हिम्मत, अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम क्या था स्टेट का? सोर्स ऑफ इनकम उशर ज़कात थी, फॉरेस्ट था और थोड़ा बहुत माइंड से था। क्या मैसेज देंगे टूरिस्ट को कि वो वाली सवात के दौर के कौन कौन से मकामात को जो उनकी नज़रों से अभी तक ओझल हैं वो देख सकते हैं डिस्कवर पाकिस्तान के चैनल के थ्रू? वो एक दफ़ा वाली साहब ने बात बताई कि प्रेसिडेंट अयूब खान जब इधर आते थे तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कोई फ़ंड देना चाहता हूँ, अगर आप सड़क बनाना चाहें, अगर आप रोड बनाना चाहें। तो वाली साहब ने कहा कि मैंने उनको जवाब में कहा कि आप हमें फ़ंड्स इन चीज़ों के लिए ना दें, आप मुझे स्वात के लोगों के लिए डाउ मेडिकल कॉलेज में सीट दें, खैबर मेडिकल कॉलेज में सीट दें, इंजीनियरिंग में सीट दें। तो स्वात के बहुत सारे लोग जो हैं उस ज़माने में किंग एडवर्ड से, खैबर से उन्होंने तालीम हासिल की थी। और 69 में जब मर्जर हुआ तो आई थिंक 70% जो आपके डॉक्टर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग थे, दे वर फ्रॉम स्वात। तो इससे से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उनके इन लोगों के लिए, इस इलाके के लिए क्या सोच थी। लेकिन टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल हैव टू स्टडी दिस इशू सीरियसली। ये जिस तरह हैज़र्ड डेवलप करें, इससे काम नहीं बनेगा। अगर आप एक जगह, फॉर एग्ज़ाम्पल मलम जबा आप जाएं या एक और जगह इन्होंने अभी रिसेंटली डेवलप की है जिसको कहते हैं गबीन जबा, जहाँ पर सड़क निकल जाती है वहाँ वो अभी हालिया सैलाब की वजह से वो तबाह हो चुका है बिल्कुल। तो जहाँ भी सड़क जाती है तो दूसरे दिन आप जाते तो गंदगी के ढेर उधर पड़े होते। तो मतलब एक जगह को तरीके से डेवलप करें। कुछ इलाकों को आप नेशनल पार्क करें। अमेरिका में कुछ इलाकों को उन्होंने नेशनल पार्क किए जहाँ बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, आप कैंपिंग कर सकते हैं, आप फिशिंग कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर स्वाद को डेवलप किया जाए तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वादी सवात की तारीख में वदूदिया स्कूल सैदू शरीफ को अहमियत हासिल है। 1923 में कायम होने वाले इस स्कूल को स्वात में रस्मी तालीम की अवलीन दरसगाह में शुमार किया जाता है, जिसे अब गवर्नमेंट सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल वदूदिया के नाम से पुकारा जाता है। वाली स्वात के दौर की बात करते हैं तो वहाँ पर उस दौर में भी जो लिटरेसी रेट था स्वात का वो अच्छा खासा हाई था, और उसकी मिसाल हमें इस स्कूल से मिलती है जिस स्कूल की इमारत के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये 1923 में प्राइमरी स्कूल कायम किया गया। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम तफसीलात जानते हैं। जी सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ज़हूर अहमद है। अच्छा ज़हूर साहब, बताइएगा इस स्कूल का नाम क्या है,
कब कायम हुआ है और अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी है और कौन कौन से लोग यहाँ से फारग तहसील होके अपने मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? ये स्कूल 1923 में मियां गुल अब्दुल वदूद बादशाह साहब, जो बादशाह साहब के नाम से जानते हैं सारे लोग, उसने बनाया था। उसकी बुनियाद बादशाह साहब ने रखी थी, जो हमारी रियासत स्वात का फाउंडर था। एंड सर ही वाज अ जीनियस, और उनका जो है वो लोगों के से प्यार करता था, मोहब्बत करता था। इस सिलसिले में उसको तालीम से भी बहुत लगाव था, तो उसने ये जो है इस स्कूल का जो है बुनियाद उन्होंने 1923 में रखा था। और इसका पहला नाम जो था वो वदूदिया स्कूल था। वदूदिया स्कूल था। हाँ। और हमें बताया गया कि यहाँ का जो पहला हेडमास्टर था उस वक्त इस प्राइमरी स्कूल था, वो PhD थे। उनका नाम बताइएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से उनका तल्लुक था और वाकई PhD किया हुआ था उन्होंने? रिकॉर्ड के मुताबिक जो अनर बोर्ड है 1940 में वो यहाँ पर था। उसका पूरा नाम जो था मोहम्मद जान था और उसको PhD लिखा गया है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड उसका अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ का बाशिंदा नहीं था। अच्छा। हमने सुना है कि वो डाउन डिस्ट्रिक्ट से उसका ताल्लुक था और वो PhD था। अनर बोर्ड पे PhD लिखा है। और कोई मशहूर शख्सियत यहाँ से पढ़ के निकली हैं? बहुत सारी का जो इस वक्त याद हो? यहाँ से बड़े बड़े जो है वो मुख्तलिफ शोबों में बहुत से लोग जो है यहाँ से जो है वो पढ़ चुके हैं। यहाँ डॉक्टर बन चुके हैं, आर्मी में गए हैं, मुख्तलिफ शोबे में, क्योंकि ये हमारी मदर एजुकेशन थी ना। जी, आप हमारे साथ रहें। आज हम स्वात में हैं और स्वात ख़ास करके सैदू शरीफ और मरकज़ार में हम आपको लेके जाएंगे। कुछ तारीखी इमारत हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। स्वात की मशहूर रूहानी शख्सियत सैदू बाबा की शोहरत और असर रसूख का दायरा सिर्फ स्वात तक महदूद नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों के ज़ेर इत्माम तमाम कबायली इलाकों तक फैला हुआ था। सैदू बाबा के हाथों पर बेशुमार लोग बैत करके दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। यही वजह है कि उनका मज़ार आज भी ज़ायरीन और सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। स्वात सैदू शरीफ में हैं और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं अपने प्रोग्राम में थ्रू आउट कि जहाँ पर भी जाते हैं, ख़ास करके पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पर कदीमी मसाजिद भी हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी एक कदीमी मस्जिद मौजूद है, उसकी हिस्ट्री पूछते हैं। ज़रा जी नाम बताइएगा अपना। ये मेरा नाम सहरुल्लाह है। अच्छा सर साहब, बताइएगा इस इलाके के बारे में और इस मस्जिद के बारे में। कितने साल पुरानी मस्जिद है ये? असल में ये तकरीबन 1800 के अवाखिर में जब सैदू बाबा अलमारूफ, जिनका अपना नाम जो है मियां गुल अब्दुल गफूर है, जब वो इस्लामपुर सपल बांडी जो इलाका है यहाँ, वहाँ से तशरीफ़ लेकर यहाँ इन्होंने पड़ाव डाला, तो यहाँ भी उन्होंने पड़ाव भी डाला और ये मस्जिद भी बन गई। और फिर बाकायदा उनके पोते मियां गुल अब्दुल वदूद बादशाह साहब ने 1942 में जो है इसको मस्जिद का दर्जा दिया और मॉडर्न बनाया। यानी एजुकेशन के साथ साथ मसाजिद भी बनाई गई हैं। जी हाँ। और उस वक्त ये मस्जिद लकड़ी की बनाई गई थी? जी हाँ, ये लकड़ी की बनी हुई थी। यहाँ पर जो लोकल लकड़ी है, जो देवदार जो है उसकी बनी हुई लकड़ी थी, लेकिन फिर बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ इसको पुख्ता किया गया और 1942 में जो है उनको बाकायदा शक्ल देकर मस्जिद बनाई गई। और ये कितने 100 साल पुरानी मस्जिद है फिर ये? तकरीबन 120 साल पुरानी है। 120 साल पुरानी मस्जिद है। जी हाँ। और इससे साथ ही इनका मकबरा भी है, मज़ार भी? जी हाँ, जब उनकी वफात हुई तो इनको इसी मस्जिद के अक़बा में जो है दफन किया गया और यहाँ उन्होंने सारी ज़िंदगी फिर यहाँ पर गुजारी। यहाँ से उन्होंने तबलीग का सिलसिला शुरू किया, मुख्तलिफ इलाके से लोग आए और ये सैदू शरीफ जो था वो बाकायदा आबाद हो गया। अच्छा जी हाँ। यानी ये भी तारीखी अहमियत का है ये जो सैदू शरीफ है? बेशक जी, बिल्कुल स्वात का। जी हाँ, इस्लाम की तबलीग और पूरा जो हमारे दीन इस्लाम का जो रोशनी यहाँ से फैली हुई है, ये सारा क्रेडिट बाबा साहब को जाता है। बाबा साहब को जाता है। इन्हीं की वजह से इस्लाम की रोशनी भी तकरीबन। पहले यहाँ पर हिंदू आबादियाँ थी, सिख आबादियाँ थी, कौन? यहाँ पर बुद्ध मत थी। अच्छा। वो तकरीबन बहुत पहले, क्योंकि वो 1000-1000 साल पहले की बात है, जब यहाँ पर आपको यहाँ मिल भी सकते हैं स्टैचूज और खंडहरात मौजूद हैं। गंधारा तहजीब, बुद्ध मत सिविलाइजेशन। इसके अलावा कोई हिस्ट्री का और आप पॉइंट शेयर करना चाहते हो डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से? सबसे पहले जो मैं आपको एक तारीखी वाक़या सुनाता हूँ छोटा सा, जो कि अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया, वो ये था कि जब रियासत वजूद में आई
तो मियां गुल अब्दुल वदूद बादशाह साहब ने यह ऐलान किया कि जो बच्चा स्कूल नहीं आया उसका वालिद को मैं जेल में डालूंगा। अच्छा जी, ये पहला वाक़या है जो तालीम के सिलसिले से है। उन्होंने लोगों से बंदूक लिया और कलम दिया, उन्होंने लोगों में शऊर डाला, उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, कैंप कोर्स, यानी मैं आपको बता सकता हूँ कि शॉर्टली मैंने आपको बताया जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं थे या हैं बर सग़ीर में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी, उसमें जो प्रिंसली स्टेट ऑफ स्वात था ये नुमाया था। और इसीलिए वायसराय हिंद उस ज़माने में 1936 में यहाँ उन्होंने विज़िट किया और उसको स्टेट का दर्जा दिया। माशाल्लाह। क्या आप कुछ शेयर कीजिएगा, ये मस्जिद बनाने में इस मस्जिद का मटेरियल कहाँ से लाया गया जी? ना ये मेरा नाम शौकत अली है, मैं इस मोहल्ले का बाशिंदा हूँ। इस मस्जिद में जो ये संगमरमर लगी है ना, ये मियां गुल अब्दुल वदूद साहब ने अपने असर रसूख इस्तेमाल करके राजस्थान से घोड़ों पे। इसके बाद जो ख़ानदान है सैदू बाबा की ना, इसमें मियां गुल औरंगज़ेब जो पाकिस्तान में नहीं दुनिया में शोहरत रखता था, नुमाया, और एक अच्छा तालीम याफ्ता और दो दफ़ा गवर्नर रहे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि एक गवर्नर को एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, ये भी बड़ी हिस्ट्री है जी, बताइएगा जरा इसके बारे में आप कि कौन कौन से सूबे के गवर्नर रहे और किस सन का वाक़या है, और ख़ास करके ये मटेरियल उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन कौन सी इस्तेमाल की गई राजस्थान से लाने के लिए यहाँ तक? ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो दरगई तक जो रेल थी। अच्छा। और ये वो संगमरमर है सर के जो ताजमहल इंडिया में भी इस्तेमाल हुआ है, ये वो राजस्थानी संगमरमर है। अच्छा। और मियां गुल अब्दुल वदूद वहाँ राजस्थान के महाराजा के साथ मेहमान थे और अच्छा। वहाँ पर उन्होंने ये सुना कि यहाँ राजस्थानी मरमर मौजूद है और उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया, उनको मतलब पेमेंट हुई और फिर वो मेहमान खसूसी के तौर पर यहाँ स्वात वापस आए और फिर बाद में उनको ये मटेरियल भिजवाया गया, उन्होंने ये काम शुरू किया। मियां गुल औरंगज़ेब जो वाली अहद भी थे, वली अहद थे, और वो फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के बिल्कुल दामाद भी थे। कौन से सूबे KPK के गवर्नर रहे? पहले बलूचिस्तान के थे। अच्छा। जब 1998 में चागी में हमने एटॉमिक टेस्ट, अच्छा ठीक वो है, उस वक्त गवर्नर थे और फिर वो 3 महीनों के लिए मुशर्रफ के दौर तक जो थे वो KPK के गवर्नर थे। अच्छा, यानी 2 सूबों के गवर्नर भी रहे। जी नाज़रीन, ये तारीखी मस्जिद थी। जैसा कि कहा जा रहा है कि वाली सवात के दौर में यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर्स भी फल फूल के रही है। और अब क्या है जी एजुकेशन रेट, आप क्या है, रेशो क्या है स्वात का अभी? जी अभी तो हमारा रेशियो जो है वो पूरे KPK में दूसरे नंबर पर है। अच्छा। वी आर सेकंड टू पेशावर। पेशावर पहले नंबर पर है क्योंकि वो बड़ा है। उसके बाद हमारा स्वात जो है स्वात दूसरे नंबर पर है। जो वाली स्वात ने एजुकेशन में पौधा लगाया वो फल फूल के अब तनावर दरख्त इख्तियार कर चुका है। और खैबर पख्तूनख्वा में जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये सैदुल शरीफ है, और स्वात अब खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी एवरेज के हिसाब से पूरे खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे नंबर पर है। आप हमारे साथ रहें, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस खूबसूरत वादी स्वात को। रिलीजियस टूरिज़म की जब हम बात करते हैं तो लोग आपको अभी भी नज़र आ रहे हैं जो दूर दराज से आते हैं। औलिया इकराम की सफ़ में इसलिए आते हैं कि बेशुमार लोगों ने उनके हाथ पर यहाँ पर इस्लाम भी कबूल किया है, यानी दीन इस्लाम में भी इस खिते में सैदू बाबा का अच्छा खासा रोल है और ये उनकी चारपाई है। यहाँ जो मस्जिद हमने दिखाई इसको बाद में 1943 में संग मरमर से उन्हीं की फैमिली के जो आगे वाली स्वात मुंतखब रहे हैं उन्होंने उसको संग मरमर की शक्ल में उसको दोबारा तामीर किया, जो उस वक्त भारत से लाया गया था राजस्थान से। तो उससे पहले जो मीनार नज़र आ रहे हैं उस मस्जिद के, ये लकड़ी के बने हुए हैं। स्वात के मशहूर सफ़ेद महल को वादी स्वात ने 1941 में गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए तमीर करवाया था। इस महल में दीवारों के अलावा कुर्सियां, मेज और बेंच तक सफ़ेद मार्बल से तैयार किए गए हैं। यही वजह है कि इसे सफ़ेद महल के नाम से पुकारा और जाना जाता है।
जी इस वक्त हम वाइट पैलेस में हैं। ये वो इमारत है जहाँ पर वाली सवात बैठ के पूरी स्टेट जो सवात है उसके ऊपर हुक्मरानी करते रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। जी नाम बताइएगा अपना। सुलेमान खान। अच्छा सुलेमान साहब बताइएगा इस वाइट पैलेस के बारे में। ये वाइट पैलेस ये फर्स्ट किंग ऑफ स्वात मियागुल अब्दुल वदूद उनका समर पैलेस था। अच्छा 1941 में इसकी तामीर हुई थी। इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हुआ ये सिंगमरमर ये इंडिया से मंगवाया गया था। इंडिया राजस्थान से ये मार्बल जो ताजमहल में इस्तेमाल हुआ वही मार्बल पत्थर इस्तेमाल हुआ। अच्छा और ये यहाँ पे कई अहम शख्सियत विजिट कर चुके हैं। 1961 में मलका बरतानिया यहाँ पे आई थी। यहाँ पे जनरल अयूब साहब आए थे, प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट लियाकत अली खान साहब भी विजिट कर चुके हैं, सदर आलिफ साहब भी आए थे। कई अहम शख्सियत यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। अब टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया टूरिस्ट के गया। लिए ओपन किया हुआ है। और यहाँ मौसम कैसा होता है? यहाँ पे मौसम बेहतर होता है क्योंकि मिंगोरा के बजाय यहाँ पे मौसम बेहतर होते हैं। तो यहाँ पे कि जब बर्फबारी होते हैं तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं और गर्मियों में भी लोग काफ़ी विजिट के लिए भी आते हैं, स्टे के लिए भी आते हैं और खाने पीने के लिए भी लोग आते हैं। खाने पीने के लिए भी आते हैं। जी बिल्कुल। वाइट पैलेस के अंदर यहाँ पर एक गैलरी कायम की गई है जिसमें उस वक्त के जो मशहूर शख्सियात आई हुए हैं उनके यहाँ पर पिक्स लगाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर उस वक्त की करेंसी हमें नज़र आ रही है और ख़ास करके मलका बरतानिया जब यहाँ पर आए जिस गाड़ी में लेके बादशाह साहब यहाँ पर उसको लेके आए वो गाड़ी की पिक्स भी नज़र आ रही है। कुछ और VIPs भी, खान लियाकत अली खान साहब हमें नज़र आ रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ का विज़िट किया है। इसके अलावा मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब मुख्तलिफ मिशरान के साथ भी उनके यहाँ पर ग्रुप पिक्स हैं और ये भी बड़ी इंफॉर्मेटिव गैलरी है। और ख़ास करके जो चेक उन्होंने बाबा कायद-ए-आज़म को पाकिस्तान बनते वक्त दिया उसकी भी ये अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है। जी इस वक्त हम वाइट पैलेस में ही हैं और एक फैमिली थ्रू आउट कराची से सफ़र करते हुए यहाँ पर पहुँची है। ज़रा उनसे हम पूछते हैं। जी नाम बताइएगा। जी रूही शहरियार। अच्छा कराची से आए हैं आप? जी हम कराची तो कहाँ से सफ़र करते करते कौन कौन से पाकिस्तान की खूबसूरत वादियाँ देखते देखते आप? जी हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रेन में आए हैं, बहुत मज़ा आया ट्रेन में बच्चों को हमारे। और भाई वाइट पैलेस देखने का तो बहुत शौक था क्योंकि ये जब हम छोटे थे जब हम देखते थे तस्वीरें और ये कि वालिए स्वाद जो थे वो अयूब खान के दामाद थे। बिल्कुल जी तो वालिए स्वाद की जगह वाइट पैलेस का नाम बहुत सुनते थे। तो आज हम देख रहे हैं माशाल्लाह अल्लाह ने हमें कितनी अच्छी अच्छी जगहें दी हैं, कितने खूबसूरत पहाड़ दरिया। कराची में हमारे देखें समंदर है। अच्छा सवात के और कौन कौन से मुकाम देखे हैं आपने? हम लोगों ने कल देखा है मालम जब्बा। अच्छा बस हम सोच नहीं सकते थे माशाल्लाह यहाँ के लोग क्या परफेक्ट हैं ड्राइविंग में। इतने पतले रास्तों पे इतने ऊंचे पहाड़ों पे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जा रहे थे। अच्छा बस बहुत मजा आया बहुत। और कोई डर खौफ तो आपको महसूस नहीं हुआ? जैसे कि नहीं। मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ भी चलती रहती हैं कि कुछ लोग देखेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ है। आप टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगी? हम तो यही मैसेज देंगे कि अल्लाह ने जो पाकिस्तान को इतने हमारे शहर हैं हमारे, हम कराची वाले ज़रा कम निकलते हैं लेकिन जब निकले हैं तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। और जितना भी शुक्र अल्लाह का करें कम है कि देखिए ना स्वात में दरिया भी और पहाड़ भी और स्वात के लोग तो हम कहेंगे इतने मेहनती। अच्छा वाइट पैलेस में आके आपको थोड़ी फीलिंग हो रही है कि आप ताजमहल में बैठे हों क्योंकि इसमें जो संगमरमर यूज़ हुआ है वो राजस्थान का है और ताजमहल में जो यूज़ हुआ है वो सेम एज इट इज़ 1941 में लाया गया यहाँ। जी 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 तो देखिए ताजमहल तो इंडिया का है। जी। हम अपने मुल्क की चीज़ों को देखें, हम उनकी तारीफें करें कि अल्लाह ने हमें कितने दौलत से नवाजा है। इस वक्त मैं इस्लामपुरा गांव में हूँ। सैदू शरीफ से तकरीबन 12 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये गांव है और ये भी एक तारीखी गांव है। तकरीबन जब हम बुद्ध मत की हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालते हैं तो 2000 साल पुराना गांव है और यहाँ पर एक कदीमी म्यूज़ियम भी है जिसमें तकरीबन मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के जो औज़ार हैं और नवारदात हैं वो इकट्ठे किए गए हैं और इस म्यूज़ियम का नाम है बाबा इस्लामपुर म्यूज़ियम।
हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जी, अपना नाम बताइएगा। खालिक अमीर बाबा। खालिक साहब बताइएगा कि ये शौक बेसिकली किनका था? आपके दादा साहब का था ये म्यूज़ियम के ये मुख्तलिफ किस्म के हथियार पुराने वक्तों के इकट्ठे करना, अनवादरात इकट्ठा करना? जी वैसे तो ये हमारे बड़ों ने यहाँ पे बहुत कुर्बानी दी है इस्लामपुर गांव के लिए। अच्छा। क्योंकि सुना है उस दौर के जो लोग आया करते थे अंग्रेज़ वगैरह, तो हमारे दादा परदादा वगैरह बहुत अच्छी शालें वगैरह बनाया करते थे। अच्छा। तो उसके बाद वो वरासत में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसको संभालता हूँ। ये हमें कुछ नज़र आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, ये तलवार जी, किस ज़माने जी। की नज़र आ रही है? ये सर ये कम से कम सदियों पुराना औजार है। अच्छा। ये जो हिंदू सिखों के जिहाद में इस्तेमाल हुआ करते थे अफ़गानिस्तान दौर से, ये उस वक्त और अम्बाला जो इस वक्त बोनेर का एक मकाम है जहाँ पर एक मार्का हुआ था सिखों के खिलाफ, जी और जी मुख्तलिफ यहाँ के भी खान और बोनेर के भी लोग इकट्ठे हो गए लड़े थे, उसमें भी यही औजार इस्तेमाल हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही औजार है जो बोनेर बंदूक राइफल। अम्बेला के साथ अंग्रेज़ों ने जब स्वात का रुख किया और उन्होंने कहा कि हम स्वात को काबिज करेंगे इंशाअल्लाह, तो जब वाली सवात को और हमारे जो और बड़े सैदू बाबा के मुकाम पे जो सैदू बाबा भी उसमें मेरे ख्याल में उनकी लड़ाई हुई थी, पता चला तो ये बहुत से दीर बाजौड़ और सारे लोग इकट्ठे हो उसमें ये असला अंग्रेज़ों इस्तेमाल हुआ था। अब हम आते हैं उस रवायत की तरफ जो अभी तक इंडस्ट्रीज की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी। जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या वजह है कि इतने माहिर और जदीद कारीगर, जिसे इस्लामपुरा की चादर शाल जो है फीमेल की और मेल की पूरे पाकिस्तान के वर्ल्ड में भी मशहूर है, लेकिन अभी तक ये देसी तरीके से हाथों से तैयार की जा रही है और इसकी सफाई की जो जिस तरीके से तैयार किया जाता है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर गवर्नमेंट इनकी सपोर्ट करे तो ये इंडस्ट्रीज बहुत आगे जा सकती है। कारीगर हैं हमारे साथ, इनसे हम पूछेंगे और जानेंगे कि ये तैयार करने में एक चादर कितना टाइम लगता है, और देखें कितना सलीक का और कितनी खूबसूरत पीस तैयार हो रही है। 2009 और 10 में मैंने यहाँ इस्लामपुरा में ही प्रोग्राम किया था और उस वक्त भी हमने कहा था कि उस वक्त वार एंड टेरर की एक सूरत हाल थी और कुछ यहाँ पर ये खड्डी इसको कहा जाता है कुछ मौजूद थी। मैंने कहा था कि अगर गवर्नमेंट इनकी सपोर्ट करे तो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है ये बिग इंडस्ट्रीज की शुरुआत में शक्ल इख्तियार कर सकती है। तकरीबन 13 साल के बाद मेरा आना हुआ है, लेकिन वही सीन में पुराना यहाँ पर देख रहा हूँ, लेकिन माहिर कारीगर इसको तैयार कर रहे हैं। देख लें, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा जरा, क्योंकि आपका तो खानदानी बिजनेस है ना पुराना। जी जी जी, तो आप प्लीज बताइएगा जरा कब से ये शुरू हुआ है और कितनी महारत और कौन से धागे से ये तैयार हो रहे हैं? 2000 साल पुराना तारीख है। उस वक़्त इस्लामपुर का नाम सलूत्रा था। अच्छा। और यहाँ पे जो शाल तैयार किया करते थे वो अशोका हुकूमत के तख्त पे बिछाया जाते थे। अच्छा। कहने का मतलब ये है कि ये पैदाइशी जो है ना सकाफती सनती गौ है और हज़ारों साल से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आया करते हैं और यहाँ से बहुत अच्छे और नफीस तरीक़ा से शाल तैयार किया जाता है। अच्छा, 2000 साल पुरानी? 2000 साल पुराना है जी। अच्छा, धागा कौन सा इस्तेमाल होता है और कहाँ से लाया जाता है? ये जो कच्चा धागा है इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ऊन। ये आता है ऑस्ट्रेलिया से बजरिए चाइना, वहाँ से मशीनों में तार बनता है और फिर उधर से आता है। ज़्यादातर जो हैंडमेड चीज़ें होती है वो कालाम और दीर बाजौड़ की जो तरफ पे हमारे बेड़ वगैरह यहाँ का ऊल हम इस्तेमाल करके यहाँ आते हैं और जैसे वगैरह उनकी सफाई करके तार वगैरह बनाया करते हैं। और यहाँ पर कितने ये छोटे छोटे होम सनत जो है मौजूद हैं कि हर लोगों ने कारखाने लगाए हुए? इस्लामपुरा में कितनी तादाद है? तकरीबन सर जी ये मैं अगर आपको बताऊँ तो 75% 80% लोग जो है वो यहाँ पे मामूर है इस कारोबार पे। और इस शाल का बेसिकली नाम क्या है? इस्लामपुर शाल क्या बोलते हैं? इस्लामपुर का शाल का नाम तो वैसे ये शाल के नाम पे मशहूर है। शाल का मतलब है जो हम पश्तो में बोलते हैं शाल जनाना जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शाल अभी जो है ना ये मैक्सिमम हुआ है।
मर्दाना शाल और लेडीज शाल। ठीक है। इसके अलावा टोपी जो वस्कट की कपड़ा हाँ, वो भी यहाँ वो तैयार भी होता है। स्पेशल यहाँ पे तैयार होता है और ज़्यादातर अफगानिस्तान के रास्ता पे रशिया जाता है। ऐसी जो टोपी है अक्सर हमारे गांव में तैयार होते हैं कपड़ा कि हमें इनको पता नहीं होते और लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। इस्लामपुर शायद पूरे पाकिस्तान का वाहिद गांव है जहां एक शख्स भी बेरोजगार नहीं, क्योंकि ये गांव अपने हुनरमंद वासियों की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ ऊन से खूबसूरत रंगों से मज़य्यन आला क्वालिटी की गर्म चादरें और शालें तैयार की जाती हैं जो ख्वातीन में बहुत मकबूल हैं। हड्डी से चादर तैयार होने के बाद मुख्तलिफ कलर की चादर जिसको शाल भी बोलते हैं वो भी मेल और फीमेल्स के लिए, लेडीज़ के लिए भी यहाँ पर हैंडमेड तैयार की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये डिस्प्ले सेंटर पर लाते हैं और यहाँ से ही पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं मुख्तलिफ किस्म की जो शाल तैयार होती हैं उनका। इनसे हम पूछते हैं जी, सबसे पहले हमें बताइएगा सबसे नायाब जिसको आप फ़ख्र हो आप कहें जी कि जो मैंने प्रोडक्ट तैयार की है ये पूरे पाकिस्तान में आपको हैंडमेड कहीं और जगह पर नहीं मिलेगी, वो ज़रा हमें दिखाएं। ये हैंडमेड की शाल है। अच्छा। तो ये इसमें मैं आपको 2-3 वैरायटी दिखा रहा हूँ, ये वाला भी देख ले। ये शाल आम मार्केट से तकरीबन जो आम लेवल की शाल है ये 2000-2500 तक मिल जाता है, ठीक है, ऊल में। लेकिन ये शाल और ये इसका कपड़ा एक ही है, इसमें सिर्फ ये है कि काम की बात है। ये दिन में 4-5 दाना तैयार होता है और ये 15-20 दिन में एक शाल तैयार होता है। उसके और ये कौन सी इसमें मटेरियल यूज हुआ है? इसमें ऑस्ट्रेलियन वूल की मटेरियल मिक्स हुआ है, वूल से बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें जितनी भी आप ये डिजाइन देख रहे हैं ये हैंडमेड डाला हुआ है। अच्छा, ठीक है। ये हमारा एक ब्रांड है, बाबा नाम के ऊपर हम ये बनवाते हैं। अच्छा। बाबा शाल। ये हम चैलेंज करते हैं आपसे कि ये शाल आप भी पूरे पाकिस्तान में ले जाइए, आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। जी, ये कह रहे हैं कि चैलेंज दे रहे हैं कि ऐसी शाल इस्लामपुरा का, क्योंकि ये ब्रांड है, आपको कहीं भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिल सकती। और ये आप बैरून मुल्क भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये वाली शाल जा रही है। ये ना बाहर मुल्क, हमारे यूरोप मुल्क में ज्यादातर लेके जाता है लोग, सऊदिया के ले जाते हैं। मेल शाल और शाल पहनने का तरीका क्या होता है, जरा वो पहना के हमें दिखाइएगा कि कैसे पहने जाती है। मैं आपको शाल और खास करके ये इस ये जैकेट के ऊपर कौन सी अच्छी लगेगी, जरा वो देखें। ब्लैक लगेगी, दूसरी कौन सी? ये कड़ी की शाल है, हैंडमेड। अच्छा, ठीक है। इसका भी हम गारंटी दे देते हैं कि ये ना इसका कलर जाता है, ये स्पेशल धागा से बन जाता है, मतलब ये खराब नहीं होते। अच्छा, खराब नहीं होते। ऐसी वैरायटी है। इसमें भी इससे लेकर मतलब जितना आप कहें मैं नहीं बता सकता, लेकिन उतनी कीमत में हम आपको शाल बना सकते हैं। और ये छड़ी है, ये कैमरा वाला आपको दिखा रहा है, ये सब। अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं? ये तो हम छड़ी बोलते हैं। छड़ी, ये छड़ी देखें जी, ये भी हैंडमेड, ये इस्लामपुरा की, यहाँ की सवाद की सैदू शरीफ के करीब इस्लामपुर है, क्वालिटी का है। यहाँ पर तैयार हो रही है। अच्छा शाल नहीं बन सकता, इससे नीचे काफी लो क्वालिटी का बन सकता है। अच्छा। लेकिन इस तरह नहीं बन सकता, इसकी भी कीमत नहीं है। अच्छा। ये अगर मैं बताऊँ, ये एक जो कुरियन 2 कंबल ले ले उससे ये गर्म है। वजह ये होता है कि ये वाटर प्रूफ होता है। जिस तरह पेड़ों के ऊपर बर्फबारी और बारिश हो जाता है तो उससे अंदर नहीं जाता है। ये उस ऊल से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कालाम की जो मेन ऊल है ना, कालाम की जो मेल भेड़ बकरिया वगैरह उसकी बच्चों का है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, सबसे बेस्ट क्वालिटी। और इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस तकरीबन कम से कम ये लेकर 35-40 हजार से लेकर 50-60 हजार तक जा सकता है। तो ये जो यहाँ पर होम इंडस्ट्रीज़ है, घरों के अंदर लोगों ने छोटी छोटी खड्डी लगाई हुई हैं, ये प्रॉपर तरीके से एक जो स्मॉल इंडस्ट्री से लार्ज इंडस्ट्रीज़ की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इनकी सपोर्ट करे। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि
9 और 10 में जब यहाँ पर वार एंड टेरर की एक चल रही थी जंग अगेंस्ट मिलिटेंट, तो उस वक्त भी इस इलाके को मैंने कवर किया है और तकरीबन 15 साल 12 साल के बाद यहाँ पर मेरा आना हुआ है। लेकिन इन लोगों की हालत वही है, मतलब वही पुराने तरीके के तहत खड्डियों के ऊपर ये चादर तैयार कर रहे हैं। किसी किस्म की जो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर है हमें सपोर्ट नज़र नहीं आई। जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो ये कारोबार भी फले फूलेगा, जब कारोबार फले फूलेगा तो यहाँ मकामी लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। आप हमारे साथ रहें, मैं हूं नसीर अब्बासी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं पहाड़ों का सफर। स्वात के मंगोरा बाजार में बनाई जाने वाली सर्दियों की सौगात मटका चाय यहाँ आने वाले मुकामी और बैनुल अक़वामी सियाहों की पसंदीदा चाय है। इस मटका चाय को खालिस दूध और खुश्क मेवाजात से तैयार किया जाता है, जबकि यहाँ पर तैयार की जाने वाली मुनफरद जायकेदार फ्रूट ट्राइफल भी बहुत मशहूर है। जिस वक्त मैं निशाद चौक में हूँ, मंगोरा स्वात में बड़ा मशहूर और मसरूफ़ चौक है। जब हम सर्दियों की बात करते हैं, इस वक्त सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, अच्छी खासी ठंड है, तो इस सर्दियों की मुनासबत से यहाँ पर खाने के बेशुमार रेस्टोरेंट हैं। एक रेस्टोरेंट के ऊपर हम मौजूद हैं जहाँ पर स्वीट भी है, जहाँ पर एक ट्रेडिशनल चाय भी है। इसके अलावा यहाँ आपको गजरेला भी मिलेगा जो सर्दियों की सौगात है, और कुछ आइटम इन्होंने ऐसी तैयार की हैं जो सिर्फ और सिर्फ मंगोरा में यही तैयार कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। जी नाम बताइएगा। हमारा नाम बख्ती रवान है। अच्छा, तो कब से ये होटलिंग के बिजनेस से आप हैं? हमारा तो बचपन से है। तो ये बताइएगा, सबसे पहले ये कोई स्वीट डिश लग रही है, ये हाँ, कौन सी डिश है? ये इसको आपने ड्राई फ्रूट से भी सजाया हुआ है। हाँ, और कौन सी डिश है ये? इसका नाम है जी लब्बी शीरीन। ये अच्छा। मंगोरा में पहली दफा हमने शुरू किया हुआ है। लब्बी शीरीन इनका नाम है। लब्बी शीरीन का क्या मतलब क्या है? यानी मोहब्बत वाला मेवा। मोहब्बत वाला मेवा। एक ऐसी डिश की स्वाद में हम जिसका नाम लब्बे शीरीन है, यानी मोहब्बत वाला मेवा। ये कह रहे हैं जी कि फर्स्ट टाइम हमने ये तैयार किया यहाँ पर, और लोग खाने आते हैं। लोग आते हैं, खाने आते हैं। अभी भी लोग बैठे मौके के ऊपर ये खाई जाती है। ये अभी ये सर्दी का मौसम है, ये सर्दी के मौसम में लोग खाते हैं खूब। सर्दी के मौसम अच्छी मौसम। अच्छा, इसमें क्या क्या डाला हुआ है? हमें ऊपर ड्राई फ्रूट तो नजर आ रहा है। हाँ, ड्राई फ्रूट है इसमें। ये खालिस दूध से बनता है। अच्छा, खोआ से बनता है, और इसमें हाँ पिस्ता है, बादाम है। अच्छा, अंदर भी इसमें मिक्स है पिस्ता और बादाम। क्या ये ऊपर नजर तो आ रहा है? हाँ, ऊपर भी आता है, नीचे भी इसमें होता है। अच्छा, वो क्रश करके डाला हुआ है? क्रश करके डालता है। क्या बात है जी। यानी उससे दूध बनाते हैं तो इसमें डाल देता है, इसका टेस्ट इसलिए अच्छा होता है। तो इस डिश को लब्बे शीरीन कहते हैं। देखते हैं जी हम इसको। लब्बी शीरीन, जी हाँ, क्या बात है। ये तो बहुत ही मीठा है। बहुत मीठा है। और मिठास किस तरह क्या डालते हैं आप? मिठास सिर्फ वो चीनी थोड़ा सा हल्की सी डालती है, इसमें अपना मिठास ज्यादा होता है ना। इसमें सुई हुई होते हैं, 2 किस्म 3 किस्म सुइयां भी होते हैं। तीन आपके हाफिज़े कुरान है बेटे? हाँ, ये 3 हाफिज़े कुरान है। अच्छा, वो जो हाफिज़े कुरान है वो भी इसी बिजनेस से मुंसलिक है? अभी हमने इसी बिजनेस में लगाया है। कब तक ये मार्केट खुली रहती है? हमारा दुकान और ये पूरा बाजार तकरीबन 12-1 बजे तक खुली रहते हैं, 2 बजे तक खुली रहती है। अच्छा, कोई डर खौफ नहीं है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। और जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, ज़ाहिर रिहायशी होटल भी हैं, तो वो भी खाते हैं ये चीजें? हाँ, बहुत रिहायशी पंजाब का लोग आता है, ये यहाँ हमारे पास आते हैं, खाता है, लेके भी जाता है, पार्सल भी करते हैं। और माशाल्लाह इसमें गजरेले में क्या क्या डाला हुआ है आपने? इसमें हमने सिर्फ गाजर का ग्लेंडर किया हुआ है। अच्छा। उससे फिर अच्छी तरीके से पकाया है, थोड़ा सा फिर चीनी इसके साथ मिलाया है। अच्छा। और बाद में इसको जो है ना हम खोआ डालते हैं। अच्छा। खोआ अपना दूध से निकाल लेते हैं। हम पंजाब से या पिंडी से या लाहौर से नहीं लेके आता है, खुद ही निकाल लेते हैं और खुद ही उसको तैयार कर लेते हैं खुद, जिसकी वजह से इसका टेस्ट आ रहा है। तमाम चीजें इसमें भी जी, जो गजरेला इसमें भी देसी इन्होंने दूध इस्तेमाल किया हुआ है, और अपने ही दूध का खोया तैयार करते हैं, और उसके बाद ड्राई फ्रूट इसमें डाला हुआ है। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग, इसको मटका चाय बोलते हैं? मटका जी, हाँ, मटका चाय जी। क्योंकि ठंड में जो चाय है, और इस चाय का क्या बात है, रात को भी हमने पी और क्या इतना हमें सुरूर आया कि फर्स्ट टाइम टेस्ट की नहीं,
इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी आपको ये मिलेंगी, लेकिन जो इसका जायका है और जायके के बाद आपको जो फील होता है जी कि आप समझ रहे होते हैं, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। हम पूरा दिन थके हुए थे, लेकिन ये मटका चाय रात को हमने पी, दोबारा फिर हमें खींच लाई, तो हमने कहा क्यों ना इसके ऊपर एक सेगमेंट भी किया जाए, आपको भी बताया जाए। और माशाल्लाह ये भी फुल ऑफ ड्राई फ्रूट नजर आ रहा है जी ऊपर, इसके ऊपर भी ड्राई फ्रूट डाला हुआ है ड्राई आपने। फ्रूट। इसका टेस्ट तो आप नहीं होगा, हाँ यानी ये थोड़ा थोड़ा हमें टेस्ट इसका चेक करके हमें अब खाने की तमन्ना नहीं रही। हाँ माशाल्लाह इतनी अच्छी डाइट भी है ये, जी और क्योंकि सारी खालिश चीजें हैं, उसकी वजह यही है। बिल्कुल। और इसमें भी आपने कहा है जी कि अपना दूध डाल रहे हैं आप, जो आपने भैंसें रखी हुई हैं घर में, जी जी हाँ मिल्क वही, बिल्कुल। बाहर जी। का आप डब्बा पैक मिल्क इसमें यूज नहीं 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 कर नहीं रहे। नहीं कोई चीज़ नहीं। जबरदस्ती जब भी आपका आना हो यहाँ स्वात में एज ए टूरिस्ट, तो मैंगोरा के बाजार में निशाद चौक है, जहाँ पर बेशुमार आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे खाने के, और वहाँ पर ही आपको ये शॉप नज़र आएगी जिस पर लिखा हुआ है बाहर भी बोर्ड पर भी मबरूक आइसक्रीम और मबरूक मटका चाय, दूर से ही आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा। इसको टेस्ट कीजिएगा, इनके पास बेशुमार जूस भी है, आइसक्रीम भी है, गजरेला भी है, लेकिन सबसे अच्छा जो हमें लगा वो आपको ये डिश, स्वीट डिश में इसका लब शीरी और चाय यहाँ की। जी आज के प्रोग्राम में हमने फोकस किया वाली स्वात के अहद को। हम आपको एक स्कूल में भी लेके गए, हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसकी बुनियाद वाली स्वात के दौर में रखी गई, और तालीम का एक ऐसा पौधा लगाया गया कि अभी भी वो फल फूल रहा है। और डिस्ट्रिक्ट स्वात जो है ये खैबर पख्तूनख्वा, जब हम रेशो की बात करते हैं, एजुकेशन रेशो की, तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अब दूसरे नंबर पर है, और तकरीबन 91% यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, यानी एक तालीम याफ्ता शहर आप इसको डिस्ट्रिक्ट स्वात को कह सकते हैं। इसके अलावा मरकज़ार लेके गए बहुत ही खूबसूरत प्लेस है उन टूरिस्ट के लिए जो स्वात का रुख करते हैं, लेकिन वो आगे कलाम, मालम जबा, ख्वाजा किला की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जब सैदू शरीफ आप पहुँचे हैं तो सैदू शरीफ से टर्न कर सकते हैं मरकज़ार की तरफ, और वहाँ पर एक वाइट पैलेस है, और वहाँ भी आप जाएं आपको खूबसूरती नज़र आएगी। और ख़ास करके अगर आप गर्मियों में आते हैं तो मालम जब्बा जैसा जो मौसम है आपको मरकज़ार में मिलेगा। इसके अलावा हम आपको लेके गए हैंडमेड एक होम इंडस्ट्रीज़ है, जिसको पहले भी आज से 10-12 साल पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी हालत उसकी वैसे ही है। विदाउट गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ वहाँ पर हुनरमंद लोग हैं जो अपने हाथों से शालें तैयार कर रहे हैं, और वो पूरे पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट की जा रही हैं। इसके अलावा एक तारीखी मस्जिद का भी हमने आपको विज़िट करवाया, वो भी दिखाया, लोगों से भी बातचीत हुई, टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं। अमन अमान की ओवरऑल यहाँ पर सूरत हाल बहुत ही बेहतर है, और किसी किस्म का वाक़या हमारे होते हुए यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ, और टूरिस्ट भी यहाँ का रुख कर रहे हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट स्वात से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।